सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ विकास जहांगीर एंड आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो इससे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। काइनेमेटिक्स में क्या था, कोई अपने पास कोई पार्टिकल था और वो 20 स्पीड से चल रहा था। अगर ये पार्टिकल 20 स्पीड से चल रहा है, अगर इसका एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, और अगर इसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका स्पीड धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें मोशन कैसा होगा? 1D। अगर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो मोशन कौन सा होगा? 1D। और अगर दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एंगल हो, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों के बीच में दोनों ना तो पैरेलल है ना ही दोनों एंटी पैरेलल है, तो मोशन कैसा हुआ था अपने पास? 2D। अब न्यूटन्स लॉ में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि जो ये एक्सीलरेशन आ रहा है वो एक्सीलरेशन आ किस वजह से रहा है? एक्सीलरेशन जब भी किसी पार्टिकल पे लगेगा या तो उसकी वेलोसिटी में क्या कर देगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज कर देगा या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज कर देगा। जैसे मान लो कोई पार्टिकल जा रहा है 20 स्पीड से, अगर इस 20 स्पीड से कोई पार्टिकल जा रहा है, इस पर कोई एक्सीलरेशन इधर लगा, या तो वो क्या करेगा, इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज कर देगा या फिर इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज कर देगा, या फिर दोनों भी चेंज हो सकते हैं। तो ये जो एक्सीलरेशन आ रहा है, ये एक्सीलरेशन आ रहा है फोर्स की वजह से, ड्यू टू फोर्स। और हम इसी फोर्स को डिफरेंट टाइप के फोर्स हैं, हम इसी फोर्स को NLM में पढ़ने वाले हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के तीन लॉज हैं, तो 3 लॉज को हम बेसिकली बारी बारी से पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, अगर कोई पार्टिकल मान लो कोई m मास का ब्लॉक है, वो ग्राउंड में पड़ा है अपने पास, जब तक इस पार्टिकल के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तब तक ये ब्लॉक क्या रहेगा? रेस्ट में। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगा। और अगर कोई ब्लॉक, मान लो ये कोई m मास का ब्लॉक है, अगर ये 20 स्पीड से चल रहा है तो जब तक इस बॉक्स के ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगी तब तक ये पार्टिकल 20 स्पीड से ही चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, और ये कभी रेस्ट से मूव नहीं करेगा जब तक इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। जैसे ये ब्लॉक ग्राउंड पे रखा है, अगर मैं इसको F फोर्स लगा के धक्का मारूंगा तब ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा। और ये पार्टिकल 20 स्पीड से चल रहा है, मान लो ये फर्श पे स्लाइड कर रहा है, एक पार्टिकल m मास का ब्लॉक है, उसको मैंने फर्श पे 20 स्पीड से धक्का दे दिया, तो वो फर्श तो ये पार्टिकल अगर यहाँ फ्रिक्शन ना होता, अगर इस ब्लॉक और इस फर्श इन दोनों के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन ना होता, यानी कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, तब ये पार्टिकल इसकी स्पीड से हमेशा चलता रहता। और क्योंकि ये पार्टिकल आगे जाके रुक गया तो इसके ऊपर कोई ना कोई क्या लगा होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे बहुत डिटेल्स में। ठीक है, बेसिकली ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब कोई m मास का पार्टिकल, ये ब्लॉक चल रहा था m मास का पार्टिकल, जब इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदले या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले। तो वेलोसिटी के अंदर चेंज होने से क्या मोमेंटम में भी चेंज होगा? T = m, मोमेंटम = मास इनटू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो इसका मोमेंटम भी बदलेगा। तो जब अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। F नेट एक्सटर्नल, यानी कोई भी बॉडी है अपने पास, m मास की कोई बॉडी है, अपने पास कोई m मास की बॉडी है, यहाँ पर मैंने नेट क्यों लिखा? क्योंकि इसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, मान लो ग्रेविटी भी लग गया, कोई टेंशन फोर्स लग गया, कोई फ्रिक्शन लग गया, बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे फोर्स लगे, तो जितने भी फोर्स हैं एक्सटर्नल फोर्स, जो फोर्स जितने भी फोर्स लगे और वो बाहर से लगे, इसको बॉडी के इंटरनल कोई भी फोर्सेस ना हो, तो
उन सारे एक्सटर्नल फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा, यानी जितने भी फोर्स लगे उन सबको हम लोग नेट फोर्स बोलेंगे, सबका रिजल्टेंट। तो उन सब फोर्सेज के रिजल्टेंट से इसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। तो यही क्या है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। और मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू एम वी वेक्टर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे P की जगह से V/dt हो, P की जगह मैं लिख दूँ एम वी वेक्टर। तो ये क्या है, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही क्या होता है अपने पास, एफ एक्सटर्नल, यानी पार्टिकल के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ d/dt ऑफ एम वी, तो मैं यहाँ लिखूँ एम और d/dt ऑफ वी। एम को कांस्टेंट किया मैंने, ये दो जस्ट बेसिकली दो टर्म्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एम को कांस्टेंट किया, वी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस वी को मैं कांस्टेंट करूँ और एम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये अभी तक एफ नेट एक्सटर्नल, ये क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर मैं इसमें एक स्पेशल कंडीशन यूज कर दूँ, इफ मास इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि जो बॉडी का मास है, जो पार्टिकल का मास है, जो ब्लॉक का मास है, वो मास नहीं चेंज हो रहा है, यानी जो मास है वो कांस्टेंट है। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो ये dm/dt मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, 0। तो इसी इक्वेशन का एक स्पेशल केस बन गया, एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, ये टर्म 0, तो ये बचा n इंटू dv/dt। तो ये क्या, वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है अपने पास, एक्सीलरेशन। तो इस पूरे की जगह में क्या लिख दूँ, एक्सीलरेशन। तो अपने पास न्यूटन सेकेंड लॉ का एक स्पेशल केस क्या आ गया अपने पास, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एफ नेट, जितने भी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन सब का रिजल्टेंट, वो फोर्सेस कौन से होने चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स, उनका जो फोर्स लगेगा उन फोर्स का रिजल्टेंट आएगा एक्सटर्नल फोर्सेस का, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये कहाँ से आता है अपने पास, न्यूटन सेकेंड लॉ के स्पेशल केस से, जहाँ मास कांस्टेंट हो। अगर मास वेरी कर रहा है किसी बॉडी का या किसी सिस्टम का, अगर मास वेरी कर रहा है तो हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यानी जब भी किसी बॉडी के पास कोई भी एक्सीलरेशन आएगा, वो एक्सीलरेशन किसके पास आएगा, किसकी वजह से आएगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आएगा। जितने भी उसके ऊपर 1 2 3 4 जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेज के रिजल्टेंट के कारण आएगा। ठीक है, गिव मी डिस्टर्बेंस। ये था अपना न्यूटन सेकेंड लॉ। अभी हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे मैंने लिखा है फोर्स ड्यू टू एक्सीलरेशन। हो सकता है आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा होगा। थर्मोडायनेमिक्स में क्या था, एक अपने पास यहाँ पे मान लो कोई गैस रखी है और इसमें कुछ इंटरनल फोर्सेज लग रहे होंगे। इस गैस के इंटरनल फोर्सेज की वजह से हो सकता है ये वर्क डन करे, ये सिस्टम वर्क करे, एक पिस्टन को ऊपर उठा दे, उसी पिस्टन के ऊपर उठने की वजह से हम लोग उसको किसी वर्क में काम में ले सकते हैं। तो हो सकता है ये इंटरनल फोर्सेज की वजह से वर्क हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से एक्सीलरेशन नहीं आ सकता। ये बीकर कहीं जा नहीं सकता उठ के, एक्सीलरेशन नहीं आ सकता इसमें। ये सिस्टम एक्सीलरेट नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता इंटरनल फोर्सेज की वजह से। अगर इस सिस्टम को मूव कराना है या फिर इसको एक्सीलरेट करना है तो अपने को कौन से फोर्सेज लगाने पड़ेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज की वजह से कोई भी एक्सीलरेशन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपको। अभी चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उतना ही फोर्स, अगर थर्ड लॉ का दो बॉडी, तो थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दो बॉडीज हैं अपने पास। एक बॉडी, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगा रही है तो उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पे लगा रही होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं, या फिर एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोल सकते हैं। कोई दो बॉडीज हैं, उनके बीच में कोई इंटरनल फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो ये अपने पास अर्थ है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका मास मैं लिख दूँ m1, तो अर्थ का मास है m2। तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में या छोटे क्लास में पढ़ा होगा, ये क्या है,
ये मास m1 है और ये मास m2 है, अर्थ का मास कितना है m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मैं लिखूँ r। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स, और वो फोर्स हम लोग क्या लिखते थे, फोर्स इन दोनों के बीच में लगने वाला g m1 m2 m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो g m1 m2 बाई r स्क्वायर ये हमने पढ़ रखा है कि दो मास की, जब दो अलग अलग बॉडीज हैं, एक का मास m1 एक का मास m2, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, g m2 m1 बाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब जितना अब ये अर्थ इस m मास के ब्लॉक को कितने फोर्स से खींचेगी, g m1 बाई m2 बाई r स्क्वायर, उतने ही फोर्स से ये m1 मास भी इस अर्थ को खींचेगा, सेम फोर्स। इसी से जितने फोर्स से ये अर्थ इस m1 को खींचेगी, उतने ही फोर्स से ये m1 मास भी इसको खींचेगा। तो जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। अब इन दोनों फोर्सेज में से आप किसी को भी एक्शन बोल सकते हो, किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी उसको एक्शन, और दूसरे वाला बचा हुआ जो इसके अपोजिट वर्क कर रहा है सेम मैग्नीट्यूड का, उसको हम बोल देंगे रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स होते हैं कितने टाइप के, वो पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो फोर्स आता है वो यही आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब अर्थ थी अपने पास, अर्थ इसका मास लिया था m2 और यहाँ पे कोई ब्लॉक था m1, ये अर्थ इस m1 को कितने फोर्स से खींच रही है, वो था अपने पास g m2 m1 अपॉन r स्क्वायर, ये था फोर्स। ये कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स से ये अर्थ इस ब्लॉक को नीचे खींच रही है। अब ये वाला जो टर्म है g m2 बाई r स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ और डिवाइड में दोनों के बीच का डिस्टेंस और इसका स्क्वायर, इसको मैं बोल दूँ g। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m1g, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी m1 मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा m1g। जैसे मान लो यहाँ कोई अपने पास सरफेस है, इसके ऊपर मैंने कोई ब्लॉक रख रखा है जिसका मास है m, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है g। इस फोर्स को अर्थ कितने फोर्स से खींच रही होगी, इस मास को अर्थ mg फोर्स से खींच रही होगी। मैं यहाँ खड़ा हूँ फर्स्ट पे, मान लो मेरा मास m है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है g, तो मेरे को अर्थ कितने फोर्स से खींच रही है, mg से। ठीक है, ये था अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है तो भी फोर्स कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mg। और अगर ये फर्स्ट से m मास का ब्लॉक कुछ हाइट पे भी होता है, h हाइट पे होता है, तो भी इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जहाँ भी दो सरफेसेस कॉन्टेक्ट होते हैं वहाँ पे क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स। जैसे ये अपने पास सरफेस है कोई, ये अपना ग्राउंड है कुछ भी है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख रखा है m मास का, जिस ब्लॉक का मास कितना है m। अब इस फोर्स को इस ब्लॉक को अर्थ कितने फोर्स से खींचेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा है mg। m मास के ब्लॉक को अर्थ कितने एक्सेलरेशन से खींचेगी, mg से। अब ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो ये अपने पास कोई पार्टिकल है, कुछ सिस्टम है, बॉडी है, अगर इसके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ अर्थ इसको खींच रही है, कितने फोर्स से, अगर इसका मास m है तो mg फोर्स से। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये गिर जाएगा, किस कारण गिरा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना था वो mg। लेकिन अगर मैं इसी को रख दूँ मैं हाथ पे, इसको मैं अपने हाथ पे रख दूँ तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी लग रहा है, mg अभी भी लग रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा। रीज़न है जितना फोर्स इस पे अर्थ लगा रही है, यानी जितना फोर्स से इसको अर्थ खींच रही है mg फोर्स से, उतना ही mg फोर्स मेरे हाथ ने इस बॉडी के ऊपर लगा रखा है। तो जितना फोर्स इस m मास के ब्लॉक पे अर्थ ने नीचे की तरफ खींचा, जितने फोर्स से, उतने ही फोर्स से ये जो सरफेस था इसने इसको क्या कर रखा है, धक्का दे रखा है, इस सरफेस ने इसको ऊपर की तरफ उठा रखा है, कितने फोर्स से, mg, सेम ही फोर्स है। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जो सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल फोर्स। एक बात का और ध्यान रखना कि नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी जहाँ कॉन्टैक्ट होगा वही लगेगा। और दूसरा है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, जैसे
जैसे मान लो ये अपने पास कोई सरफेस है, इस पर अगर मैं कुछ सॉलिड स्फीयर रख दूँ, लोहे का गोला सॉलिड स्फीयर रख दिया मैंने, ठीक है, जिसका मास है m, तो इस पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, mg। अर्थ कितने फोर्स से खींचेगी इसको, mg से। और इस पर नॉर्मल ये वाला जो सरफेस है ये इसके ऊपर कॉन्टेक्ट हो रहा है यहाँ दोनों का, तो जहाँ कॉन्टेक्ट हो रहा है वहाँ कौन सा फोर्स लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड। इस सरफेस ने इसको धक्का दे रखा ऊपर की तरफ, इस वाले फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल फोर्स। और वर्टिकली डाउनवर्ड इसके ऊपर लग रहा है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वाला जो इसका सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही नॉर्मल लगेगा। समझ आया, नहीं आया? हाँ देखो, जैसे मान लो ये अपने पास कोई शार्प एजेस है, ठीक है, एक एज है और ये एज है, ठीक है, ये बीच से खाती है, ये दो एजेस हैं मेरे पास, यहाँ कुछ सॉलिड मटेरियल और इसके ऊपर मैंने यहाँ कुछ ये रख दिया, तब नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा। सबसे पहले तो ये मान लो m का ब्लॉक है, तो इस पर अर्थ कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और दूसरी बात, इस पर और कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। और वो नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है, एक तो कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो जहाँ जहाँ इस स्फीयर का कॉन्टेक्ट हो रहा है किसी अदर ब्लॉक से, वहाँ एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका कॉन्टेक्ट कहाँ हो रहा है, एक तो यहाँ हो रहा है इस वाले पॉइंट पे दूसरे ब्लॉक से, एक यहाँ हो रहा है इस वाले पॉइंट पे। इस वाले ये वाला जो सरफेस है, इसकी नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी है, इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी वो इसकी हमेशा सेंटर से गुजरेगी। एक तो ये लग गया, इसको मैंने नाम दे दिया नॉर्मल फोर्स बने। दूसरा यहाँ पे हो रहा है कॉन्टेक्ट, और ये वाला जो सरफेस है स्फीयर का, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्मल डायरेक्शन, ये वाली जो कि इसके सेंटर से जाएगी। एक ये फोर्स लग गया है। तो नॉर्मल फोर्स कब लगेगा, जहाँ भी कांटेक्ट होगा दो सरफेसेस का, एक तो वहाँ लगेगा। और एक इसकी खास बात क्या है, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने दो फोर्सेस पढ़ ली, एक तो कौन सा पढ़ लिया, ग्रेविटी फोर्स mg, m मास के ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स ग्रेविटी। दूसरा पढ़ लिया हमने नॉर्मल फोर्स। अब हम पढ़ते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है, दो फोर्स पढ़ लिए हमने, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg और दूसरा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तीसरा फोर्स है अपने पास टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स हमेशा रस्सी में लगता है। जैसे मान लो ये अपना कोई सीलिंग है, ऊपर रूफ है अपना छत, और उससे मैंने एक रस्सी बांध दी, अब रस्सी में कोई भी तनाव नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है रस्सी में, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक लटका दिया रस्सी के, यहाँ पे एक मैंने कोई m मास का ब्लॉक बांध दिया। अब क्या होगा, ब्लॉक बांधने से इस रस्सी क्या होगी, टाइट हो जाएगी। रस्सी में क्या हो जाएगा, टेंशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस रस्सी में जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे टेंशन फोर्स, ठीक है। जैसे मान लो ये m मास का ब्लॉक है, तो ये नीचे गिर जाना चाहिए था m मास का ब्लॉक। क्यों, क्योंकि इस पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स इस m मास के ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा होगा। लेकिन ये m मास का ब्लॉक गिरा नहीं। जब ये m मास का ब्लॉक मेरे हाथ पे रखा हुआ था, तो मेरे हाथ ने क्या कर रखा था, इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा रखा था, जिसने इसके mg वाला जो कंपोनेंट जो वर्टिकली डाउनवर्ड इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, उसको कैंसिल आउट कर दिया। अभी क्या है, इस पर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, इसको मैंने एक रस्सी से लटका रखा है। तो जो इस पर जो mg ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ के कारण, जो अर्थ जिस फोर्स से खींचेगी, लेकिन उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको रस्सी से बांध रखा है ऊपर। यानी कि रस्सी इस m मास के ब्लॉक पे कुछ फोर्स से इसको ऊपर की तरफ रस्सी खींच रही होगी, तभी ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरा, ठीक है। अगर ये रस्सी इस पे फोर्स ना लगाती तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाता। क्यों, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। तो ये जो रस्सी इसके ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा के रखी है, उस वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स, जिसको टी से शो करते हैं हम लोग। और टेंशन फोर्स की खास बात क्या है, ये हमेशा अवे फ्रॉम दी बॉडी लगता है। यानी कि जो m मास का ब्लॉक है, ये बॉडी है, इससे हमेशा अवे फ्रॉम दी बॉडी एंड टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, ये हमेशा अवे फ्रॉम दी बॉडी एंड टुवर्ड्स द स्ट्रिंग लगता है। यानी इससे रस्सी में जो टेंशन फोर्स लगेगा वो इस ब्लॉक से ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ भी ये ऊपर कोई बॉडी है, छत है अपने पास, रूफ है, और इससे अवे फ्रॉम दी
बॉडी एंड टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, यहाँ इस डायरेक्शन में कौन सा क्या लगेगा, टेंशन फोर्स। अब ये कैसे हो सकता है कि ये रस्सी भी इस ब्लॉक को खींच रही है, रस्सी में यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ध्यान से देखो, ये वाली रस्सी इस ब्लॉक को क्या ऊपर की तरफ टी फोर्स है, यानी जितने फोर्स से इसको ग्रेविटी खींच रही है उतने ही फोर्स से एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये टेंशन रस्सी भी इसको एम उतने ही फोर्स से खींच रही है। यानी कि रस्सी यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि टी फोर्स से यानी टेंशन फोर्स से रस्सी इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रही है। यहाँ पे भी अगर आप इस नीचे वाले को भूल जाओ तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो अपने पास किसी मान लो हुक से इस रस्सी को हमने रूप से बांध रखा है, और अगर मैं इसको इस रस्सी को ज़्यादा यहाँ ज़्यादा वजन लटका दूँ तो ये हुक यहाँ से निकल जाएगा या फिर छत गिर जाएगी छतों से, है ना। तो यहाँ पे भी रस्सी क्या कर रही है, एक फोर्स जनरेट कर रही है। अगर ये फोर्स धीरे धीरे बढ़ता गया तो ये हुक यहाँ से निकल जाएगा। यानी इस वाले पॉइंट पे भी रस्सी टेंशन फोर्स टेंशन फोर्स से इस रूफ को भी खींच रही है, और इधर से रस्सी किसको खींच रही है, इस ब्लॉक को खींच रही है। और रस्सी टेंशन फोर्स की एक खास बात क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब है कि रस्सी से मैं कभी धक्का नहीं दे सकता। मान लो एक रस्सी आपने पकड़ रखी है, एक एंड पकड़ रखा है रस्सी का, दूसरा एंड मैंने पकड़ लिया, उधर से आपने खींचा, तो मेरे को क्या फील होगा कि मैं आपकी तरफ खींचा चला जाऊंगा, ठीक है, ड्यू टू रस्सी के कारण। तो रस्सी ने मेरे ऊपर कितना फोर्स लगाया, टेंशन फोर्स, ठीक है। और अगर मैं आपको खींचूं तो आपके ऊपर कितना फोर्स लगा, टेंशन फोर्स, जो कि आप लोग रस्सी ने लगाया। तो और अगर मैं आपको यहाँ से धक्का दूँ, धक्का दे सकता हूँ मैं रस्सी को, एक एंड आपने रस्सी से पकड़ा, दूसरा एंड मैंने पकड़ा, तो क्या मैं यहाँ से रस्सी से आपको धक्का दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। तो रस्सी में हमेशा टेंशन जनरेट होगा, रस्सी से हम लोग धक्का नहीं दे सकते। या तो रस्सी एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेस्ट पे रहेगी, यानी नो फोर्स, टेंशन कितना होगा उसमें, 0 होगा, या फिर मैं उस रस्सी को खींच दूँ, यानी उसमें कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग पढ़ते हैं जो कि है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD हम लोग बोलेंगे इसको, नाम याद रखना, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि जब भी अपने पास हम लोग किसी ब्लॉक को, कोई एम मास का ब्लॉक है, इस पे लगने वाले फोर्सेस को, जितने भी इस पे फोर्स लगे उसको हम लोग एक डायग्राम से शो करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। यानी सिर्फ एक ब्लॉक होगा अपने पास, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हम लोग इस पे जितने भी इस पे फोर्स F1 F2 F3 जितने भी इस पे फोर्स लगेंगे उसको हम लोग एक डायग्राम में शो कर देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे FBD डायग्राम। जैसे मान लो यहाँ पे एम मास की ये इस ब्लॉक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, टेंशन फोर्स। तो इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। यानी इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाया, टेंशन फोर्स, जो कि लगाया रस्सी ने। रस्सी हमेशा फोर्स अवे फ्रॉम दी बॉडी एंड टुवर्ड्स दी स्ट्रिंग लगाती है, तो ये वाला टेंशन फोर्स, ये वाला mg फोर्स, इन दो फोर्सेज को अगर हम लोग हटा दें तो इन दो फोर्सेज के अलावा कोई भी फोर्स नहीं है पार्टिकल पे, इस ब्लॉक पे कोई भी फोर्स नहीं है। एक फोर्स ये mg और दूसरा वाला ऊपर टेंशन फोर्स। तो इस वाले डायग्राम को हम लोग बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। एक और इससे पहले हमने पढ़ा था, ये कोई सरफेस है, यहाँ हमने एम मास का ब्लॉक रख रखा है। अगर हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ध्यान से देखना, ये एम मास का ब्लॉक और इस पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगा, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और एक और फोर्स जिसको mg ने कैंसिल आउट कर दिया, कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ऊपर की तरफ कॉन्टैक्ट फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स इधर लगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इस नॉर्मल फोर्स ने इस mg को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो दोनों फोर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, और इस फोर्स ने इस फोर्स को मार दिया, तो किधर भी इस डायरेक्शन इस ब्लॉक का मूवमेंट नहीं होगा। तो इस वाले डायग्राम को हम लोग बोल देंगे फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मान लो एक और मैं आपको कंडीशन दूँ, ये अपने पास कोई छत है, यहाँ पे कोई एम मास का ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक रस्सी बांध दी और इसका ये वाला एंड यहाँ से बांध दिया, ये छत है, यहाँ से मैंने एक रस्सी यहाँ से बांधी, एक रस्सी यहाँ से बांधी, बीच में कोई एम मास का ब्लॉक लटका दिया। अब इस वाले ब्लॉक का क्या फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो आप?
ये कंडीशन है अपने पास, ये कोई m मास का ब्लॉक है, इसको हमने एक रस्सी यहाँ से बांध दी, एक रस्सी यहाँ से बांध दी, और मैं बोल दूँ दोनों रस्सीज में टेंशन कितनी है, इक्वल है, इसको भी T, ये भी T, यानी ये रस्सी इस ब्लॉक को कितने फोर्स से खींच रही है, T फोर्स से, टेंशन फोर्स से, ये वाली रस्सी भी इस वाले ब्लॉक को कितने फोर्स से खींच रही है, टेंशन फोर्स से। दूसरा फोर्स एक और लग रहा है इसके ऊपर, कौन सा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो हर जगह ही लगेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, ये अपने पास वो ब्लॉक था, इस पर एक फोर्स लगा नीचे की तरफ mg, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स ये वाला टेंशन लगा, और इस डायरेक्शन में एक वाला फोर्स ये वाला टेंशन लगा, तो ये वाला क्या हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। एक कंडीशन और दूँ, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ये कोई शार्प एज है, ये कोई शार्प एज है, बीच में ये खाली जगह है, यहाँ पे मैंने कोई स्फीयर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस स्फीयर पे m मास का कोई स्फीयर है, तो इस पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg, ठीक है। और ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल कौन सा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस सरफेस का परपेंडिकुलर हमेशा इसके सेंटर से गुजरेगा, ये वाला फोर्स कौन सा लगेगा, नॉर्मल फोर्स। और यहाँ पे भी एक कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी कोई फोर्स कौन सा लगेगा, नॉर्मल, इसको हम लोग N2 बोल दें। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये m मास का ब्लॉक, यहाँ पे इस ब्लॉक का सेंटर, m मास का कोई स्फीयर है, तो इसके सेंटर पे ही हमेशा कौन सा लगेगा, ग्रेविटी, जब तक कि कुछ और ना गिवन हो इसका मास वगैरह, डेंसिटी वगैरह कुछ, ठीक है। तो तब तक ये वाला फोर्स हमेशा mg फोर्स इसके सेंटर पे ही लगेगा, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है स्फीयर का, वो इस स्फीयर के सेंटर पे ही है। तो दूसरा फोर्स, ये वाला फोर्स N2, ये वाला इस सेंटर से इस डायरेक्शन में लग रहा है N2, और ये वाला फोर्स N1, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये इसके सेंटर से कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस ब्लॉक का हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो ये तीन फोर्स पढ़ लिए हमने, टेंशन वगैरह, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक और फोर्स आता है अपने पास, जिसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग जानते हो सारे लोग, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो कि यहाँ से मैंने कोई ये स्प्रिंग बांध रखी है, और इस स्प्रिंग का ये वाला एंड मैंने एक m मास के ब्लॉक से बांध रखा है। तो ये स्प्रिंग को मैंने अभी एकदम में से फ्री छोड़ रखा है, ना तो मैंने इस स्प्रिंग को खींचा, ये वाला स्प्रिंग का ये वाला एंड इस वॉल से बांध दिया, और ये नीचे सरफेस है, और ये वाला m मास का ब्लॉक है, ये बीच में स्प्रिंग है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ये हर स्प्रिंग का एक अपना स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये स्प्रिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है या फिर कितनी वीक है, ठीक है। तो इस स्प्रिंग को मैंने अभी छोड़ रखा है, या ना तो मैंने इस ब्लॉक को खींचा, अगर मैं इस ब्लॉक को इधर खींचूं तो क्या करेगी, ये स्प्रिंग वापस इसको अपनी तरफ खींचेगी। अगर मैं इस ब्लॉक को धक्का दूं, इधर इस ब्लॉक को मैं इधर धक्का दूं, तो धक्का देने से क्या होगा, ये रस्सी, ये स्ट्रिंग भी इसको क्या करेगी, उस डायरेक्शन में धक्का देगी। इस ब्लॉक को मैं इधर खींचूं तो स्प्रिंग इधर खींचेगी, और मैं अगर इसको इधर धक्का दूँ तो इसको स्प्रिंग भी उस डायरेक्शन में धक्का देगी, ठीक है। और अभी मैंने क्या कर रखा है, इसको एकदम नॉर्मल छोड़ रखा है, ना तो स्प्रिंग खींची हुई है, ना ही स्प्रिंग दबी हुई है, ना तो स्प्रिंग में इलोंगेशन है, और ना ही इसमें कंप्रेशन है। तो इस वाली लेंथ को, ये वाली जो रस्सी की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाली लेंथ को हम लोग बोलेंगे नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी वो वाली लेंथ जिसमें स्प्रिंग में ना तो कंप्रेशन है ना ही इलोंगेशन है, तो इस वाली लेंथ को हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन। और एक बात और ध्यान रखना, जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया हो, हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग को मासलेस मानेंगे, यानी कि स्प्रिंग क्या है, आइडियल है, स्प्रिंग में कोई भी मास नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब मान लो यही दीवार है अपने पास, यहाँ तक स्प्रिंग क्या थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में थी, यानी ना तो स्प्रिंग में क्या था, इलोंगेशन था, और ना ही स्प्रिंग में क्या था, कंप्रेशन था। और अगर मैं इस ब्लॉक को इधर खींच दूँ, मान लो इस ब्लॉक को मैं खींच के यहाँ ले आया, तो स्प्रिंग क्या होगी, थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी, स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, इलोंगेशन आ जाएगा। तो यहाँ तक स्प्रिंग का क्या था, नेचुरल लेंथ। अगर ये ब्लॉक यहाँ तक होता तो स्प्रिंग ना तो इसको धक्का देती ना ही इसको खींचती,
लेकिन अब मैंने अगर मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से अक्ष डिस्टेंस आगे खींच दिया, इसको ब्लॉक को अक्ष डिस्टेंस आगे खींच दिया, तो क्या होगा, रस्सी इसको वापस स्ट्रिंग इसको, ये स्प्रिंग जो है ये इसको वापस यहाँ लाना चाहिए। तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इस पर इस डायरेक्शन में क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। और वो फोर्स कितना लगाएगी, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इस वाले ब्लॉक पे मैंने मान लो एफ फोर्स से, एफ एक्सटर्नल फोर्स से जो मेरे हाथ ने इस पे लगाया, उस फोर्स से इसको आगे खींच दिया, तो स्प्रिंग इस पे इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। और वो फोर्स कितना होगा, कि स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू जितनी नेचुरल लेंथ से जितनी डिस्टेंस तक मैं इस पार्टिकल को लेके गया, इस बॉक्स को लेके गया, तो वो वाले डिस्टेंस, तो के इंटू एक्स, यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स इस पे लगेगा एफ एस, वो वाला फोर्स कितना होगा, के इंटू एलोंगेशन। और अगर मैं सेम चीज़ यहाँ तक क्या था, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, और मैं इस ब्लॉक को यहाँ धक्का दे दूँ, इस ब्लॉक को मैं थोड़ा धक्का दे दूँ यहाँ से, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ था, यहाँ से मैंने इसको धक्का दे दिया, तो क्या होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन आ जाएगा, स्प्रिंग क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी थोड़ी। और अब क्या, मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अपने हाथ से इधर लगा रखा है, तो स्प्रिंग क्या चाहेगी, स्प्रिंग इस ब्लॉक को वापस इधर धक्का देना चाहेगी। तो स्प्रिंग इस पे इस डायरेक्शन में धक्का देगी ओबियसली, यानी फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी, अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स। तो और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स, यानी कितने फोर्स से धक्का देगी, जितने फोर्स से हमने इस पार्टिकल को खींच रखा है वो होगा के इंटू एक्स। कितने फोर्स से स्प्रिंग इसको धक्का देगी, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इंटू एक्स, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेचुरल लेंथ से इसको मैंने एक्स इस डायरेक्शन में धक्का दिया ब्लॉक को, तो स्प्रिंग इस पर कितना फोर्स लगा रही है, एक्स। यानी स्प्रिंग फोर्स हम लोग बात करें तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इलोंगेशन, इलोंगेशन इन स्प्रिंग या फिर कंप्रेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, के टाइम्स ऑफ इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स इलोंगेशन हो रहा है, यानी नेचुरल लेंथ से मैंने एक्स आगे की तरफ खींचा रस्सी को, स्प्रिंग को, तो इसमें क्या होगा, एक्स इलोंगेशन होगा, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स कंप्रेशन हो गया, जितनी डिस्टेंस मैंने इस रस्सी स्प्रिंग को धक्का दिया। तो स्प्रिंग फोर्स हो गया अपने पास के टाइम्स ऑफ इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन।